प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। भारत भौगोलिक स्थिति। भारत क्या है? हम जानते हैं भारत के नक्शे में कि भारत की भौगोलिक स्थिति तीनों ओर से जल से घिरी हुई है। भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और वर्ष भर इसमें पानी भी उपलब्ध रहता है। नदियां जल परिवहन का विकास के आधार है और जल परिवहन सभी परिवहनों में सस्ता है। जल परिवहन क्या है? सभी परिवहनों में सस्ता है। यात्रियों को ढोने वाले जहाज को लाउड कहते हैं। देखिए कि जो यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो लाउड। और मालवाहक जहाज को ट्रैम्प कहा जाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान जब माल को लाया जाता है तो वो ट्रैम्प कहलाता है। यात्रियों को लाना ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? लाउड। और माल को लाना ले जाने वाले को ट्रैम्प कहते हैं। और खनिज तेल टैंकर जहाज कहलाता है। जो खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो टैंकर जहाज। और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों द्वारा शीघ्र खराब होने वाला सामान। और कुछ जहाज ऐसे रहते हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर रहते हैं, मतलब एसी, तो उनमें दुग्ध सामग्री, फल, सब्जियां आदि का परिवहन किया जाता है। तो इस प्रकार के भी जहाज होते हैं। हमने 3 प्रकार के देखे, लाउड, ट्रैम्प और खनिज तेल वाले टैंकर और रेफ्रिजरेटर वाले। इसी प्रकार से हम देखते हैं जलयान में जल परिवहन के लिए मार्ग निर्माण और रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। भारत की लंबी तटरेखा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की रक्षा, तट से दूर गहरे सागरों में स्थित खनिज तेल क्षेत्र, 12 समुद्री मील तक फैले सागर और मत्स्य क्षेत्रों को सुरक्षा हेतु जल परिवहन का विकास किया जाना आवश्यक है। भारतीय जल परिवहन सेवाएं 3 प्रकार की हैं। देखिए कि भारतीय जल परिवहन सेवाएं कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की। नंबर 1 देखिए, आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है। आंतरिक जल परिवहन मतलब अपने देश के अंदर के ही सीमाओं में होना। तो आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है। आंतरिक जल परिवहन के मुख्य माध्यम नदी, नहरें और झील है। नदी, नहरों और झील के द्वारा जो आंतरिक यानी देश में जो परिवहन होता है उसे आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। जैसे नदियां हैं, नहरें और झीलों में होता है। भारत की प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, नर्मदा और ताप्ती। इससे 3700 किलोमीटर दूरी यांत्रिक नौकाओं के योग्य है, लेकिन मात्र 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। देश की नहरों में 4300 किलोमीटर दूरी यांत्रिक नौकावहन के योग्य है, परंतु 900 किलोमीटर नहरों का ही उपयोग किया जाता है। तो यह है आंतरिक जल परिवहन। भारत में बढ़ती जनसंख्या, सड़कों और रेलमार्ग पर बढ़ते परिवहन दबाव के कारण आंतरिक जल मार्गों की खोज हुई। शक्ति का पुनः प्राप्त करने हेतु 10 प्रमुख नदियों को सम्मिलित कर भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो आंतरिक जल परिवहन पहले नंबर का था। दूसरा है तटीय जल परिवहन। भारत की तटरेखा 5717 किलोमीटर और भारत में 13 बड़े और 184 छोटे व मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। तो आपको देखना है कि भारत में की तटरेखा कितनी है? तो 5717 किलोमीटर, 5717 किलोमीटर। और भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 184 छोटे और मझोले बंदरगाह हैं। अब हम देखते हैं समुद्री परिवहन। समुद्र के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाया जाता है। तो समुद्री जहाज़ों द्वारा ढोए जाने वाले माल की दृष्टि से विश्व में भारत का 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 19वां स्थान है। विकासशील देशों के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक जहाज़ों का बेड़ा भारत के ही पास है। भारत में लगभग 140 जहाजरानी कंपनियां क्रियाशील हैं। 107 कंपनियां केवल समुद्र तटवर्ती व्यापार में हैं और 23 विदेशी व्यापार में और 10 तटवर्ती व विदेशी व्यापार में संलग्न है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा जहाजरानी कंपनी है, जिनके पास में 88 जहाज़ों का बेड़ा है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे
बड़ी जहाजरानी है जिसमें कितने जहाज हैं, तो 88 जहाज हैं। अब देखिए कि भारतवर्ष से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जल मार्ग से भारतवर्ष से कितने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हैं। जो समुद्र से जो व्यापार होता है ना, जो समुद्र से जो जहाज जाते आते हैं उसको बोलते हैं जल मार्ग। तो जल मार्ग से विदेशों में कितने कितने जहाज कहाँ, यानी किस मार्ग से, कौन से मार्ग से जहाज जाते हैं। तो देखिए जल मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो सबसे पहले देखिए कि सिंगापुर मार्ग कोलकाता से जापान होते हुए, कोलकाता से निकलता है ये, जापान होते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तट तक जाता है। सिंगापुर जहाज कहाँ जाता है, सिंगापुर मार्ग कोलकाता से निकलता है, जापान जाते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहुंचता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया मार्ग चेन्नई से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया मार्ग चेन्नई से निकलता है, सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाता है। फिर आता है स्वेज मार्ग मुंबई से पोर्ट सईद व लंदन तक जाता है, मुंबई से निकल करके पोर्ट सईद और लंदन तक जाता है। फिर आता है उत्तमाशा आंतरिक मार्ग, ये उत्तमाशा आंतरिक मार्ग मुंबई और मोम्बासा और यूरोप और अमेरिका तक जाता है। इस प्रकार से हमारे जल मार्ग हो गए, जल परिवहन हो गए। अब हम देखते हैं वायु परिवहन। जल परिवहन एक सस्ता साधन है जिसके द्वारा मालों को लाया और ले जाया जा सकता है। फिर आता है वायु परिवहन अन्य साधनों की तुलना में वायु परिवहन सबसे महंगा और तीव्रगामी है, महंगा है और तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति को भी पहुंचा सकता है और माल को भी। वायु मार्ग मुख्यतः यात्री ढोने का कार्य करता है, इसके अतिरिक्त ये डाक और माल ढोने का भी कार्य करते हैं। अब देखिए कि भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। इसको आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहली उड़ान तो भारत में सर्वप्रथम 1911 में किस के बीच, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। जो प्रदर्शन यह सीमित थी, स्वतंत्रता मतलब प्रदर्शन तक ही सीमित थी। इस स्वतंत्रता के पश्चात इसमें सुधार आने लगे और विकास करने के लिए 13 अगस्त 1953 वायु मार्ग का प्राधिकरण या राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 13 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठान स्थापित किए गए, तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया। वर्तमान में इसकी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र से बाहर विदेशों तक जाने के लिए तो एयर इंडिया है। तो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम और पूर्वी एशिया तक है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। एयर इंडिया का मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। और इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है, इंडियन एयरलाइंस का पूछेगा तो इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय है नई दिल्ली। एयर इंडिया का मुंबई और इंडियन एयरलाइंस का नई दिल्ली। इंडियन एयरलाइंस अंतर्देशीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराता है, अंतर्देशीय अपने देश के अंदर की सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह देश के भीतर यात्री माल और डाक सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बैंकॉक, सिंगापुर, कुआलालंपुर, रंगून, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, माले, कराची, कुवैत और शारजाह, दुबई और फुजेरा, असल, खैमार, मस्कट, दोहा, बहरीन पर भी उड़ान भरता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह इंडियन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर इंडियन एयरलाइंस की सुविधा उपलब्ध नहीं, उन क्षेत्रों में व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को हवाई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 20 जनवरी 1981 को वायु दूत सेवा स्थापित की गई। जहाँ पर इंडियन एयरलाइंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लिए वायुदूत की स्थापना की गई। अब आता है पवन हंस।
पवनहंस तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को समुद्री एवं तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज संबंधी गतिविधियां हेलीकॉप्टर की सहायता से उपलब्ध कराई जाती है। इसी पवनहंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई। कब हुई? तो पवनहंस की स्थापना कब हुई है? तो 15 अक्टूबर 1985 को हुई है। यह अब देश का दुर्गम इलाकों के लिए नियमित और विशेष हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा है। जो पवनहंस है एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर सेवा है। घरेलू हवाई अड्डे या असैनिक विमान परिसरों की देखभाल के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गई है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर हैं? तो देखो, छत्रपति शिवाजी हम सबसे पहले ध्यान दें कि छत्रपति शिवाजी कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र मतलब तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर होगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ होगा? तो मुंबई में। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता में। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कोलकाता में। पालम का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली। फिर मीनाम्बकस चेन्नई में है। तिरुवनंतपुरम केरल में है, क्योंकि हम जानते हैं तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है? तो केरल में है। अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आपको 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं कोर्स में, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो एक बार फिर से देखो, छत्रपति शिवाजी मुंबई, दमदम कोलकाता, पालम नई दिल्ली, मीनाम्बकस चेन्नई, तिरुवनंतपुरम केरल और अहमदाबाद गुजरात। इस प्रकार से आपने जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में अध्ययन किया। अब अगले पार्ट में हम पाइपलाइन, जो कि विविध प्रकार की गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन है, हम उसके बारे में, और समुद्री परिवहन जिसमें कि विविध प्रकार के बंदरगाह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जितनी चीज़ें आपको बताई गई है, इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आप एक शब्दावली में नोट करते हुए याद कीजिए। ये आपकी परीक्षाओं में और कोई कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी। इस प्रकार से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि आपको जो भी नए वीडियो डाले जाएंगे आप तक शीघ्रता से पहुंच जाएंगे। आपको